या इन लॉज बोलते हैं कि अब अपनी डाइट थोड़ी बढ़ा लो क्योंकि आपके पास एक और लाइफ भी है, तो ये कितना सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में इमेजिन करो कि अगर आप 2 लोगों का खाना खा रहे हो, मतलब आप जितना खा रहे हो उसको आप डबल करोगे तो आप कितना ज़्यादा वेट गेन कर लोगे। और वेट गेन होने से आपकी डायबिटीज़ होने का डर है, ब्लड प्रेशर बढ़ने का डर है। एक और चीज़ भी सुनने में मिलती है कि प्रेगनेंसी है तो बिल्कुल ट्रैवल मत करूँ, रेस्ट करूँ, ये भी बिल्कुल गलत है। प्रेगनेंसी और ट्रैवल का कोई लिंक नहीं है। आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो, पर डीवीटी स्टॉकिंग्स पहन के करो। प्रेगनेंसी में हमारा खून थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, जिससे कि वो ब्लड क्लॉट होने का डर होता है और ये फिर माइग्रेट कर सकता है ब्रेन और हार्ट में और एक फीमेल को नुकसान पहुंचा सकता है। क्या प्रेग्नेंट होने के बाद वो फिजिकल रिलेशंस बना सकते हैं या बनाना सेफ है, नहीं है? ये टोटली डिपेंड करता है आपके अल्ट्रासाउंड पे। अगर आपका प्लेसेंटा या ऑल नीचे की तरफ है, बच्चेदानी के मुंह की तरफ है, तो फिर हम इंटरकोर्स करना मना करते हैं क्योंकि ब्लीडिंग होने का खतरा है। पर अगर आपका प्लेसेंटा ऊपर है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन हैव इंटरकोर्स इन प्रेगनेंसी। और आईवीएफ से क्या हमेशा ट्विंस ही होते हैं? ट्विंस करने के लिए ही कई लोग कहते हैं कि हम आईवीएफ कर लेते हैं तो भी ट्विंस हो जाएंगे। आईवीएफ से हर बार ट्विंस नहीं होते, टोटली डिपेंड करता है कि कितने एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र किए। जो आपके एम्ब्रियोज बनते हैं नॉर्मली तो एक ही ट्रांसफ़र किया जाता है, सो एक अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो ट्विंस नहीं होंगे। तो अगर हमने 2 ट्रांसफ़र किए उसमें भी 90% चांस है कि एक ही एम्ब्रियो ग्रो करे। सो ट्विंस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं आईवीएफ से। जी, स्वागत है आपका आज की पॉडकास्ट में। हर बार की तरह आज हम अगेन फीमेल हेल्थ पे बात करेंगे और आज हमारे साथ डॉक्टर प्रीति मैम हर बार की तरह हमें गाइड करने के लिए आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ रहेंगी। आज का जो पॉडकास्ट रहेगा मैम वो रहेगा प्रेगनेंसी और इनफर्टिलिटी के मिथ्स को लेकर। जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है या कोई मदर बनने वाली होती हैं या फिर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने वाली होती हैं, तो उस टाइम पीरियड पे एक फीमेल को बहुत सारी एडवाइस, समटाइम अनइनवाइटेड जो एडवाइस या गाइडेंस होता है वो भी कहीं ना कहीं से मिलता रहता है, या समहाउ हम खुद भी कहीं ना कहीं से कोशिश करते हैं ढूंढने के लिए कि जो हमारे माइंड में कुछ कन्फ्यूजन है उसको कैसे क्लियर कर सके। तो समटाइम्स हमारी फैमिली में मदर्स होती हैं या इंटरनेट के थ्रू या आसपास के और जो लेडीज़ होती हैं जो उसी जर्नी के थ्रू गई होती हैं, तो उनसे हम कोई ना कोई चीज़ें सुनते रहते हैं और एडवाइस लेते रहते हैं। कई बार वो एडवाइजेज यूज़फुल भी होती हैं, कई बार यूजलेस भी होती हैं और सम टाइम्स वो डेंजरस भी हो सकती हैं। तो उन मिथ्स को आज हम इसी पॉडकास्ट के ज़रिए क्लियर करेंगे ताकि हमें एक सही गाइडेंस, सही इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि हम अननेसेसरी एक स्ट्रेस लेकर प्रेगनेंसी की जर्नी में आगे ना बढ़ें। तो मैं हूँ डॉक्टर मिताली। हर बार की तरह आज मेरे साथ डॉक्टर प्रीति मैम हैं जो कि आईवीएफ इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं, जिनका ऑलमोस्ट 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। और मैम की एक्सपर्टीज़ रिकरेंट मिसकैरेजेस में और आईवीएफ आईयूआई फेलियर जैसे केसेस में भी मैम का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। तो आज मैम से हम इस बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो थैंक यू मिताली, और सबको बहुत नमस्कार। एंड आई होप कि ये बहुत अच्छा टॉपिक है और सबकी बहुत हेल्प होगी इससे। जी, तो सबसे पहला मिथ आता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको 2 लोगों का खाना खाना है। तो ऐसा अक्सर ग्रैंड मदर्स या इन लॉज बोलते हैं कि अब अपनी डाइट थोड़ी बढ़ा लो क्योंकि आपके पास एक और लाइफ भी है। तो ये कितना सही है? ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि आई एम सो हैप्पी यू आस्क्ड। ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो हमारे डाइट का हम कैलोरीज से कैलकुलेट करते हैं कि कितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज खानी है। तो प्रेगनेंसी में फर्स्ट 7 मंथ्स आपकी सिर्फ 300 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट बढ़ती है और उसके बाद 500 कैलोरीज की। सो 300 कैलोरीज अगर आपने एक सैंडविच ही एक्स्ट्रा खा ली, या आपने एक कोल्ड कॉफ़ी का ग्लास पी लिया, या आपने एक आम और एक दाल की कटोरी एक्स्ट्रा खा ली, तो आपका 300 कैलोरी हो गया। तो आप इमेजिन करो कि अगर आप 2 लोगों का खाना खा रहे हो, मतलब आप जितना खा रहे हो उसको आप डबल करोगे, तो आप कितना ज़्यादा वेट गेन कर लोगे। और वेट गेन होने से आपकी डायबिटीज़ होने का डर है, ब्लड प्रेशर बढ़ने का डर है, आपकी शेप खराब होने का डर है, फिर बाद में नॉर्मल कैसे आओगे। सो इतना ज़्यादा खाना खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इट्स अ टोटल मिथ। यू जस्ट नीड टू इंक्रीज 300 कैलोरीज, जो आप अगर दिन में
आप अपनी एक चपाती बढ़ा देते हो, पूरे दिन में एक चपाती बढ़ा देते हो, एक चपाती इज इक्वलेंट टू 150 कैलोरीज। अगर आप एक दाल की कटोरी एक्स्ट्रा खा लेते हो या एक दही की कटोरी एक्स्ट्रा खा लेते हो या 4 बिस्किट खा लेते हो तो आपका हो गया। सो इसलिए बिल्कुल आपने डबल खाना नहीं खाना है। जी, इसके अलावा एक और मिथ है या रियलिटी है तो आप ही बताओगे। बहुत कॉमन सुनने में मिलता है कि प्रेगनेंसी क्रेविंग्स को लेकर, कि प्रेगनेंसी में किसी को खट्टा खाने का मन होता है या पर्टिकुलर कुछ डाइट या कुछ चीज़ को लेकर एक क्रेविंग्स होती है। क्या ये सच है या ये जस्ट एक मिथ है? बहुत लोगों को क्रेविंग्स होती है क्योंकि हमारी प्रेगनेंसी में हमारे टेस्ट बड्स ऑल्टर हो जाती हैं। दूसरा, मुंह का टेस्ट ख़राब हो जाता है, हमेशा जी मितलाता रहता है और उल्टी जैसा आने का मन करता है। तो उसको ठीक करने के लिए बहुत सारी विमेन कभी सौंफ खाती हैं, कभी अचार खाती हैं या कुछ मीठा खाती हैं, तो इसी को हम क्रेविंग्स बोलते हैं। सो दे आर टोटली नेचुरल थिंग। बट अगर आपको चौक खाने का मन कर रहा है, मिट्टी खाने का मन कर रहा है या एबनॉर्मल चीज़ें खाने का मन कर रहा है, तो इसका मतलब आपके अंदर आयरन और कैल्शियम की कमी हो रही है और आपने आयरन और कैल्शियम खाना है। इसको हम पाइका बोलते हैं। जी, इसके अलावा एक और चीज़ भी सुनने में मिलती है कि प्रेगनेंसी है तो बिल्कुल ट्रैवल मत करो, रेस्ट करो। ये कितना सही है? ये भी बिल्कुल गलत है। प्रेगनेंसी और ट्रैवल का कोई लिंक नहीं है। आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो, पर डीवीटी स्टॉकिंग्स पहन के करो। प्रेगनेंसी में हमारा खून थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, जिससे कि वो ब्लड क्लॉट होने का डर होता है और ये फिर माइग्रेट कर सकता है ब्रेन और हार्ट में और एक फीमेल को नुकसान पहुंचा सकता है। सो जितने भी मेरे प्रेग्नेंट पेशेंट्स होते हैं वो शुरू से ही डीवीटी स्टॉकिंग्स होती हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस प्रिवेंशन स्टॉकिंग या कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स, और ये वेन केयर की बहुत अच्छी आती हैं। तो इनको आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट कहीं से भी ले सकते हो और इनको पहनो। और ये वॉशेबल स्टॉकिंग्स होती हैं, पूरे 9 मंथ्स आपने पहननी है और डिलीवरी के बाद 6 महीने तक पहननी है। तो जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो इनको पहनकर ट्रैवल करो। अगर आप 2 घंटे से ज़्यादा खड़े हो रहे हो तो आपने ये पहननी चाहिए। तो ये बच्चे को ब्लड सप्लाई भी अच्छी देता है और पैर में खून इकट्ठा होने से रोकता है। दूसरा, जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपने एक सेपरेट ट्रैवल इंश्योरेंस लेना है अगर आप इंडिया के बाहर जा रहे हो, क्योंकि जो नॉर्मल ट्रैवल इंश्योरेंस है वो आपकी प्रेगनेंसी कवर नहीं करता। और इंडिया के बाहर मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। हम इंडियंस को बहुत सस्ते ट्रीटमेंट की आदत है। वी आर स्पॉइल्ड फॉर अ गुड मेडिकल केयर। पर जब आप इंडिया के बाहर जाते हो तो आपको समझ में आता है कि इंडिया में मेडिकल केयर कितनी अच्छी और कितनी सस्ती है। तो इसलिए अगर आप इंडिया के बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल इंश्योरेंस लीजिए। अगर आप कार से ट्रैवल कर रहे हो तो सीट बेल्ट लगा के ट्रैवल करो और हर 2-2 घंटे के बाद आप ब्रेक लीजिए और कुछ खाइए, कुछ पीजिए, थोड़ा सा वॉक करिए एंड ट्रैवलिंग इज़ टोटली सेफ। एक और चीज़ है कि मॉर्निंग सिकनेस, बहुत आम लोगों को भी पता है कि मॉर्निंग सिकनेस होती है या जी कच्चा होता है। तो मॉर्निंग सिकनेस सिर्फ मॉर्निंग में होती है या किसी भी टाइम हो सकती है? यूजुअली क्योंकि रात को जब सो के उठते हैं पेट खाली होता है और बहुत एसिड इकट्ठा हो गया होता है, इसलिए आपको प्यूकिश फीलिंग आती है, तो इसलिए इसका नाम मॉर्निंग सिकनेस हो गया। पर बहुत लोगों को इवनिंग में भी होता है। दोपहर के बाद शाम के टाइम 5-6 बजे उनको लगने लगता है कि दे आर नॉट फीलिंग गुड, तो इसलिए उसको इवनिंग सिकनेस बोलते हैं। पर मॉर्निंग इवनिंग दोनों चीज़ें हटा के सिकनेस कैन हैपन एनी टाइम। सो बेसिकली इससे बचने का तरीका है कि हर 2-2 घंटे में कुछ कुछ खाओ। खाली पेट नींबू पानी, आंवला जूस नहीं लेना है। सुबह उठते ही ब्रश करने से भी पहले आप कुछ सॉलिड खा लीजिए, जिससे आपके पेट का एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए। और सॉलिड में आप ब्रेड खा सकते हो, पोहा खा सकते हो, रोटी खा सकते हो, चावल खा सकते हो, इडली खा सकते हो, कुछ भी खा लीजिए। और हर 2-2 घंटे में कुछ खाते रहोगे तो आपका ये सिकनेस वाला प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जी, एक और चीज़ देखने में मिलती है, बहुत से कपल्स के माइंड में क्वेश्चन होता है कि क्या प्रेग्नेंट होने के बाद वो फिजिकल रिलेशंस बना सकते हैं या बनाना सेफ है, नहीं है? ये टोटली डिपेंड करता है आपके अल्ट्रासाउंड पे। अगर आपका प्लेसेंटा या ऑल नीचे की तरफ है, बच्चेदानी के मुंह की तरफ है, तो फिर हम इंटरकोर्स करना मना करते हैं क्योंकि ब्लीडिंग होने का खतरा है। पर अगर आपका प्लेसेंटा ऊपर है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन हैव इंटरकोर्स इन प्रेगनेंसी। जी, और कई लोगों में ये धारणा होती है कि अगर हमने बहुत लंबे समय तक OCPs यूज़ किए हैं एज कॉन्ट्रासेप्टिव, तो लंबे समय तक उनका यूज़ करने से ही उनको इनफर्टिलिटी हो गई है।
ये बिल्कुल गलत है और बिल्कुल उल्टा है। इनफैक्ट अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, या आपके अंडे टाइम पे नहीं बन रहे, पीरियड्स टाइम पर नहीं आ रहे, कम आ रहे हैं, तो 2-3 महीने ओसीपी का कोर्स करने के बाद जब आप ट्राई करते हो तो आप इमीडिएटली कंसीव कर जाते हो। सो ओसीपी से इनफर्टिलिटी नहीं होती है। आप ओसीपी खा किस ले रहे हो? ज़्यादातर लोग इसलिए खा रहे होते हैं कि उनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो रही होती हैं। तो जब पॉलीसिस्टिक ओवरीज है तो उनमें तो वैसे ही 10% लोगों को इनफर्टिलिटी होगी, तो इसलिए उनको लगता है कि हमने ओसीपी खाया और अब कंसेप्शन नहीं हो रहा, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि भाई प्रॉब्लम तो उन्हीं के अंदर थी ना, तभी आपने ओसीपी खाई। अगर आप ओसीपी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए खा रहे हो तो ये लोग आराम से कंसीव कर जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए 1 महीने में कुछ स्पेसिफिक डेज ही होते हैं या किसी भी टाइम फीमेल मंथ में कभी भी कंसीव कर सकती है? राइट। हमारा एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट है, हाउ टू कंसीव एंड इनफर्टिलिटी प्रिवेंशन वाला, वो आप लोग ज़रूर वॉच करें। उसमें मैंने पूरा फर्टाइल पीरियड समझाया है, पर संक्षिप्त में अभी आपको बता देती हूँ। अगर आपकी साइकिल 30 दिन की है, मतलब जिस दिन आपका पीरियड आया वो डे 1 है, और आपका अगला पीरियड फिर फर्स्ट को आया, तो इन दोनों के बीच में 30 दिन का गैप है, तो आपका जो एग रिलीज़ होगा वो पीरियड आने के 14 दिन पहले होगा। तो 30 में से 14 माइनस करिए तो 16 हो गया। सो डे 16 आपका रफली ओवुलेशन होगा। अंडा निकलने के बाद 2 दिन जिंदा रहता है और स्पर्म फीमेल की बॉडी में 3 दिन जिंदा रहते हैं। तो अगर आपने डे 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऑफ द साइकिल के बीच में ऑल्टरनेट डे इंटरकोर्स किया तो दिस इज द फर्टाइल पीरियड और आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। पर बेस्ट वे ऑफ नोइंग ओवुलेशन इज बाय डूइंग एन अल्ट्रासाउंड, जिसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, जिसमें हम आपके अंडे को फॉलो करते जाते हैं और जब अंडा सही साइज़ का हो जाता है अराउंड 18 to 20 मिलीमीटर्स, तो हम आपको बोलते हैं कि इन दिनों में आप इंटरकोर्स करोगे तो सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जी। अगर कोई मेल है जो कि सेक्सुअली काफ़ी एक्टिव है और इजैकुलेट कर रहा है प्रॉपर्ली, तो क्या ये एक क्राइटेरिया है कि वो फर्टाइल भी होगा? क्योंकि बहुत सारे मेल्स को ऐसा लगता है कि हमें डिस्चार्ज होता है तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीमेल में तो वो गेस कर लेते हैं कि इसको साइकिल रेगुलर आता है तो फर्टाइल हो सकती है, अगर नहीं आता है तो नहीं होगी। तो ये कितना सही है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कई बार इजैकुलेट में स्पर्म्स ही नहीं होते हैं। सो बहुत बार देखा गया है कि पेशेंट को लगता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, पर जब सीमेन एनालिसिस कराते हैं तो उसमें स्पर्म्स कम होते हैं या एबनॉर्मल होते हैं। तो इसलिए अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो 2-3 महीने में, तो हर मेल को चाहिए वो अपनी सीमेन एनालिसिस ज़रूर कराए। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन अगर कोई फिजिकल होते हैं तो क्या उस टाइम पे वो कंसीव कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी साइकिल सिर्फ 20 दिन की साइकिल है तो अगर 20 दिन में से 14 डेज माइनस करो तो डे 7 ऑफ द साइकिल आपका एग रिलीज हो रहा होगा। और कई बार पीरियड 7-8 दिन तक चलते हैं, तो अगर आपने उन दिनों में रिलेशंस किए तो फिर आप कंसीव कर सकते हो। और एक और चीज़ क्लियर करना चाहेंगे, अगर आपको इनफर्टिलिटी है तो क्या आपके पास सिर्फ कंसेप्शन का एक IVF ही एक मेथड? नहीं, नॉट एट ऑल। IVF तो बहुत कम लोगों को चाहिए होता है। अगर आपको इनफर्टिलिटी है, सो मैक्सिमम लोग तो बेसिक टेस्ट से ही कंसीव कर जाते हैं कि अगर उनका थायराइड एबनॉर्मल है, शुगर एबनॉर्मल है, सीमेन काउंट एबनॉर्मल है। फिर जो ट्यूब्स कई बार ब्लॉक्ड होती हैं तो उनको खोलने से उनको हम रोबोटिकली खोल सकते हैं। आपकी ओवरीज में पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, सिस्ट बन रहे हैं तो उनको हम रोबोटिकली निकाल सकते हैं। कई बार मेडिसिन से ही ठीक हो जाते हैं। सो 90% लोग तो सिर्फ दवाइयों से ही कंसीव कर जाते हैं, पर जो 10% बचते हैं उनमें अराउंड 90% IUI से कंसीव कर जाते हैं, तो ओनली 1% नीड IVF। सो IVF तो बहुत कम लोगों को चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है अगर हमें कंसीव नहीं हो रहा तो हमें डॉक्टर के पास जाके वो IVF ही बोलेंगे। हाँ, बोल सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका कारण क्या है, पर 90% को IVF की ज़रूरत नहीं होती। और IVF से क्या हमेशा ट्विन्स ही होते हैं, या ट्विन्स करने के लिए ही कई लोग कहते हैं कि हम IVF कर लेते हैं तो हमें ट्विन्स हो जाएंगे? IVF से हर बार ट्विन्स नहीं होते। टोटली डिपेंड करता है कि कितने एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र किए। जो आपके एम्ब्रियोज बनते हैं नॉर्मली तो एक ही ट्रांसफ़र किया जाता है। सो एक अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो ट्विन्स नहीं होंगे, पर अगर 2 या उससे ज़्यादा ट्रांसफ़र किए, आइडियली 1-2 और बहुत कम केसेस में 3 ट्रांसफ़र करते हैं, इससे ज़्यादा लीगली अलाउड ही नहीं है। सो अगर हमने 2 ट्रांसफ़र किए उसमें भी 90% चांस है कि एक ही एम्ब्रियो ग्रो करे। सो ट्विन्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं IVF से। जी। और IVF में हमेशा रिपीटेड साइकिल्स ही लगते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है अगर हम एक बार डॉक्टर के पास चले जाएं तो हमें शायद 1 साल 1.5 साल लंबा एक ट्रीटमेंट चलेगा। तो हमेशा इसमें रिपीटेड साइकिल्स रिक्वायर्ड है या एक टाइम पे भी कंसीव हो सकता है?
टोटली डिपेंड कि आपका AMH वैल्यू कितने हैं, आपके कितने एम्ब्रियोज बने। अगर आप 40-42 ईयर्स के हैं, आपकी AMH वैल्यू बहुत कम है, फर्स्ट साइकिल में आपके 2 ही एम्ब्रियो बने हैं, तो फिर हम एम्ब्रियो पूलिंग करते हैं, 3-4 साइकिल्स करके एम्ब्रियोज को इकट्ठा करते हैं और फिर उन्हें ट्रांसफ़र करते हैं। पर अगर आपके ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं और आपके बहुत सारे एम्ब्रियोज बन गए, तो फिर एक ही साइकिल में अगर आपके 6-7 एम्ब्रियोज बन गए हैं, तो उन्हीं को ट्रांसफ़र करके देखा जा सकता है और आपको रिपीटेड साइकिल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर एक बार किसी फीमेल का एक सिजेरियन सेक्शन हो जाता है तो ज़रूरी है उसका नेक्स्ट टाइम भी सी सेक्शन ही हो, नहीं, या वो नॉर्मली डिलीवर कर सकती हैं? ये भी डिपेंड करता है कि पहला सिजेरियन किस वजह से किया गया, सिजेरियन होने के बाद नेक्स्ट प्रेगनेंसी के बीच में कितना गैप है, उसकी एज क्या है फीमेल की, सिजेरियन कहाँ पर हुआ था, सिजेरियन के बाद हीलिंग कैसी थी। अगर आपकी हीलिंग अच्छी है, 2 साल का मिनिमम गैप है आपके सिजेरियन और सेकंड प्रेगनेंसी में, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई रिकरेंट कॉज नहीं है सिजेरियन का, तो फिर आप नॉर्मल के लिए ट्राई कर सकते हो। जी। अगर किसी फीमेल को रिपीटेड वॉमिटिंग या नौजिया बहुत ज़्यादा रहता है, तो इससे बचने के लिए अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन क्या हम छोटे छोटे मेजर्स स्टार्टिंग से ले सकते हैं कि अपनी ये जर्नी और डिफ़िकल्ट ना हो? देखो, फर्स्ट 3 मंथ्स में मैक्सिमम नौजिया होता है और फर्स्ट 3 मंथ्स भी नहीं होता, 6 वीक से 12 हफ्ते के बीच में होता है, तो दैट इज़ हार्डली 1.5 मंथ्स। तो इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपने हर 2-2 घंटे में कुछ सॉलिड खाना है, खाली पेट नींबू पानी, आंवला जूस नहीं लेना है क्योंकि उससे एसिडिटी होती है, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी नहीं लेना है, सॉलिड चीज़ें ज़्यादा खाओ। तो फिर अगर आपको वॉमिटिंग आ भी जाती है तो भी परेशानी की बात नहीं है, आप फिर से कुछ खा लो, क्योंकि जैसे ही खाया और अगर तुरंत वॉमिटिंग भी करेंगे तो भी 60% ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे गेट एब्जॉर्ब्ड। सो अगर आप खा रहे हो पी रहे हो पूरे दिन में, तो फिर इवन नॉजिया और वॉमिटिंग से कोई चिंता की बात नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब फीमेल खाना बंद कर देती है, तो फिर वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं और उनको IV फ्लूइड्स लगाना पड़ता है। पर अगर आप ठीक से खाते रहोगे तो आराम से आप इससे निकल सकते हैं। प्रेगनेंसी में बहुत सी फीमेल्स को समटाइम्स स्पॉटिंग नोटिस होता है, तो कई बार ऐसे लगता है कि अबॉर्शन हो ही गया है, तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्या आपने को इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं? प्रेगनेंसी पे स्पॉटिंग काफ़ी कॉमन है और हर बार स्पॉटिंग का मतलब ये नहीं है कि अबॉर्शन हो गया। कई बार तो फीमेल्स के नॉर्मल पीरियड ही आते रहते हैं फॉर फर्स्ट 2-3 मंथ्स। सो एक तो घबराना नहीं है, अगर ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग होती है, अल्ट्रासाउंड कराइए, देखिए बेबी ग्रो हो रहा है कि नहीं, और फिर बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं जिससे हम ब्लीडिंग बंद करते हैं। स्पॉटिंग के 2-3 कारण होते हैं, अगर आपकी ऑल नीचे है या जब बेबी ग्रो कर रहा है तो कोई ब्लड वेसल फट गया लीडिंग टू सबकोरियोनिक हिमेटोमा। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, पर इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, इनके ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। जी। और प्रेगनेंसी में कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं घर बैठ के कि हम कहीं ना कहीं अबॉर्शन के स्टेट में आ गए और अपने को अभी इमीडिएट डॉक्टर को जाके दिखाना है? बिकॉज समटाइम्स फीमेल बहुत टाइम घर पे ही निकाल देते हैं वेट एंड वॉच के सिचुएशन में, तो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें एक अबॉर्शन हो गया अभी? अबॉर्शन हो गया है मतलब कि वो तो फिर ये है कि आपका बेबी बाहर ही आ गया है। पर अगर आपको प्रेगनेंसी में कभी भी ब्लीडिंग हो रही है, कभी भी एक्सेसिव वाइट डिस्चार्ज हो रहा है या पानी जैसा फ्लूइड आ रहा है, तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, घर मत बैठो, अपना दिमाग मत लगाइए, अपने डॉक्टर से मिलिए और ट्रीटमेंट टाइम पे शुरू कराइए। जी। और या पेन भी हो रहा है तो भी डॉक्टर के पास जाओ। इसके अलावा बहुत सी फीमेल्स पैरों में बहुत स्वेलिंग नोटिस करती हैं, थोड़ा सा चलने पे उनको लगता है हमारे पैर स्वेल कर गए हैं, तो उसके चलते वो उससे प्रिवेंट होने के लिए बिल्कुल बेड रेस्ट पे खुद ही आ जाते हैं समटाइम्स। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और कैसे इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रेगनेंसी में स्वेलिंग होने के बहुत सारे कारण, एक तो आपका हीमोग्लोबिन कम होना, बीपी बढ़ना, प्रोटीन कम होना, आपकी किडनीज एबनॉर्मल होना, डायबिटीज़ होना। सो ये सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारे पैर में स्वेलिंग आ सकती है। दूसरा प्रेशर इफेक्ट होता है, बेबी के प्रेशर की वजह से भी आ सकती है। सो अगेन इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, डॉक्टर के पास जाओ। अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो बीपी की दवाई शुरू होगी, अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आपको आयरन दिया जाएगा, अगर बहुत ही कम है तो आपको आयरन ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा, प्रोटीन्स कम है तो आपको प्रोटीन दिए जाएंगे। सो इन चीज़ों को आपने बहुत केयरफुली टैकल करना है और इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। जी। तो आपने देखा आज हमने बहुत सारे मिथ्स और फैक्ट्स पे बात की जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड हमारी सोसाइटी में या हमारी फैमिलीज़ में बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, और उन्हीं फैक्ट्स और मिथ्स के बेसिस पे हम अपने आप को असेस करते रहते हैं, और सम टाइम्स कुछ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हो जाती हैं या कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस में समटाइम्स हम आ जाते हैं।
तो मैं तो आपको यही बोलना चाहूँगी, अगर आपको कोई भी अपनी बॉडी में अनयूजुअल चेंज लग रहा है तो इट्स बेटर आप एक एक्सपर्ट से बात करें, उनसे गाइडेंस लें, क्योंकि आपके आसपास के लोग अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोलेंगे और हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग होता है, उसकी कंडीशन, डिजीज कंडीशन, उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। बट इट्स बेटर अगर आप एक एक्सपर्ट से सलाह लें तो वो आपको एक बेटर गाइडेंस दे सकता है और आपका जो अनयूजुअल स्ट्रेस है उसमें आने से भी आप बच सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी एक बहुत ही एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला एक टाइम होता है एक फीमेल के लिए और उसकी फैमिली के लिए भी, फिजिकली, मेंटली, सोशली। तो अगर आपको कोई भी इस ड्यूरेशन में कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं, अपने एक्सपर्ट से जाके बात कीजिए, ना कि अपने लेवल पे उन चीज़ों का सोल्यूशन ढूंढिए। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। तो ऐसे ही बहुत सारे और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के साथ हम आपके साथ समय समय पे मिलते रहेंगे। अगर आपने भी जितने भी टॉपिक्स आज हमने डिस्कस किए हैं, ऐसे कुछ भी चीज़ें आप अगर अपने अंदर नोटिस कर रहे हो तो आप अपनी क्वेरीज नीचे दिए गए इनबॉक्स में डाल सकते हो और डायरेक्टली आप हमारी टीम से नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हो। और अगर आप मदर टू बी हैं या एक्सपेक्टिंग मदर हैं तो आप अपनी जो ANC की जर्नी है, जो एंटीनेटल केयर का पीरियड होता है, जो कि मदर और उसके होने वाले बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके लिए आप डायरेक्टली डॉक्टर प्रीति मैम से कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कनेक्ट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली हम आपको आपकी इस जर्नी में, आपकी मदरहुड में आपको हेल्प करेंगे। और साथ में आप अगर YouTube पे जाएंगे और डॉक्टर प्रीति जिंदल डालेंगे तो आपको बहुत सारे मेरे रिकॉर्डेड वेबिनार्स और वीडियोस मिलेंगे जिसमें प्रेगनेंसी केयर के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट विशेस। बार बार अबॉर्शंस होना या फिर अगर आप भी इनफर्टिलिटी से परेशान हो रहे हैं तो अभी आप अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर लीजिए हमारे हिम्स हॉस्पिटल पंचकुला की, क्योंकि हर वेडनेसडे को डॉक्टर प्रीति जिंदल जो IVF स्पेशलिस्ट हैं और 30 ईयर से भी ज्यादा का उनको एक्सपीरियंस है, उनसे आप मिलकर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और अगर बार बार IVF करवाने के बाद भी अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर प्रीति जिंदल से तुरंत मिलिए।